हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा इनेमी किस तरीके से है, फो किस तरीके से है। तो आज का लेक्चर ये है दोस्त के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरा फ्रेंड किस तरीके से है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा दे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसे क्लीन करे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके हेल्प से हम लोग वैक्सीन बनाना सीखेंगे। जैसे अभी करंट टाइम में कोविड-19 चला हुआ है, इसका वैक्सीन अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है, बट आई होप प्रिपेयर हो जाएगा कुछ समय बाद। तो ये वैक्सीन किस तरीके से बनाया जाएगा, साइंटिस्ट अभी रिसर्च में लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे वैक्सीन बनाने के लिए, इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और हाँ, ये वैक्सीन किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर वैक्सीन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को छोड़कर बीच से नहीं जाए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे वीडियो को बीच से छोड़कर चले जाते हैं, और जो मैं टॉपिक पढ़ाया रहता हूं लेक्चर के अंदर वही क्वेश्चंस मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज आप लोग पूरे लेक्चर को देखिए और प्रॉपर तरीके से सभी को नोट्स भी बनाना है, क्योंकि आपको ओलंपियाड में 60 आउट ऑफ 60 लाना है और सिल्वर जोन वाले में 100 आउट ऑफ 100। एक मार्क्स भी मुझे कम नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लिखता हूं साथ साथ, सॉम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है? बैक्टीरिया। पता है सभी को? इसके बारे में हम लोग क्लास 7th में काफी डीप में पढ़ चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चे क्लास 7th में तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पर लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये है लेग्यूमिनस प्लांट, तो उसके पास रूट होगा। लेग्यूमिनस प्लांट कैसा प्लांट होता है पता है? दाल का पेड़। जैसे हम लोग खाते हैं चना का दाल, मूंग का दाल, तो वो जो दाल का पेड़ होता है उसी के ऊपर लेग्यूम, उसी को हम लोग लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या है? रूट है। ये है रूट कौन से प्लांट का? लेग्यूमिनस प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट का रूट है, लेग्यूमिनस प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट होते हैं इसके ऊपर गांठ बंधा होता है। क्या होता है? गांठ बंधा। जैसे ये हैंकी है बोर्ड साफ करने वाला, हम लोग इसे इस तरीके से बांध दिए, तो ये क्या हुआ? नोड हुआ, गांठ हुआ। किसी भी रस्सी को, रोप जो रस्सी होता है उसको हम लोग ऐसे गांठ पार देते हैं, तो वो क्या हुआ? नोड हुआ। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इसमें नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड। जैसे ये लेग्यूमिनस प्लांट है तो इसके रूट में नोड पाए जाते हैं। नोड क्या होते हैं? रूट में नोड पाए जाते हैं। तो नोड ये रूट में है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? रूट नोड्यूल। क्या बोलेंगे? ये क्या है? रूट नोड्यूल।
लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल। ये जो रूट नोड्यूल होते हैं इसके अगल बगल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। रूट नोड्यूल के अगल बगल में ये क्या है? ये जो रूट नोड्यूल है इसके अगल बगल में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्यों होता है रूट नोड्यूल में? क्यों होता है रूट नोड्यूल में? किसी को पता है? याद है? क्लास 7th में सब पढ़ना था, न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, मुझे पता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। इनका एक फंक्शन होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, यहां पर लिखता हूं राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, फ्री एटमॉस्फेयर में 78% के करीब नाइट्रोजन है, 77% के करीब। जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं उस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया डिजॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है ये बैक्टीरिया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है डिजॉल्व फॉर्म में। क्यों करता है? ताकि जो सॉइल है उसका नाइट्रोजन कंटेंट फुलफिल रहे। क्यों करता है? टू फुलफिल द नाइट्रोजन को शॉर्ट में हम लोग N लिखते हैं। ये सब सिंबल आपको याद रखना है। नाइट्रोजन डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं टू फुलफिल द नाइट्रोजन इन द सॉइल। मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं उसको डिजॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो प्लांट है ये प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करता है? क्यों यूज नहीं करता? किसी को पता है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, गूगल से सर्च करके। ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, बट आंसर कमेंट में दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। जिसका मतलब आंसर आपको पढ़नी नहीं है, ये पढ़ना है शायद 11th में पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी में। ओके, तो ये जो प्लांट होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्यों जरूरत होती है? प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, सिमिलरली प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और जो ये प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, इसको भी प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि ये स्ट्रांग होए। तो ये प्रोटीन डिमांड इस राइजोबियम बैक्टीरिया से फुलफिल करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये जो रूट है ये उस नाइट्रोजन को निकाल लेता है, सॉल्युबल फॉर्म ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अपना प्रोटीन डिमांड पूरा करता है। लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल क्या होता है पता है सभी को? पी, मटर, मूंग, अरहर एक्सेट्रा। आ गया समझ में? फिर से मैं 2 मिनट में समराइज कर देता हूं। प्लांट
डायरेक्टली नाइट्रोजन कंटेंट को यूज नहीं करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज नहीं करता है। प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, प्लांट सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्लास 7th में ही पढ़नी थी आप लोगों को, बट आप लोगों ने पढ़ा नहीं। अब ये जो प्रोसेस होता है और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, ये जो बैक्टीरिया है इसको कुछ गिफ्ट देता है। ये जो बैक्टीरिया है इस लेग्यूमिनस प्लांट को क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। और बदले में लेग्यूमिनस प्लांट इस बैक्टीरिया को घर देता है रहने के लिए, शेल्टर देता है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या देता है? पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट सॉल्युबल फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करता है। और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, एक सेकेंड, चलिए, बाहर बारिश हो रही थी इसके कारण मैं चला गया था। और लेग्यूमिनस प्लांट बदले में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसको भी कुछ रिवार्ड देता है। क्या देता है? लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है? गिफ्ट देता है। गिफ्ट किसको देता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इसको क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। आता है ये सब सभी को समझ में? लेग्यूमिनस प्लांट गिफ्ट दे रहा है राइजोबियम को। क्या चीज दे रहा है गिफ्ट? शेल्टर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है, etc। रहने के लिए घर दे रहा है, खाना दे रहा है। अब क्या देगा? अब आप लोग यहां पर एक चीज गौर किए होइएगा, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इस प्लांट को भी बेनिफिट दे रहा है और प्लांट राइजोबियम को बेनिफिट दे रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड विथ ईच अदर। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। और इसका अनदर नेम है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मजा आ रहा है पढ़ने में? इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो भी सिम्बायोसिस करते हैं। सम बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए लिखा मिलेगा आपको बुक में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसा एल्गी जो कि ब्लू और ग्रीन कलर का देखने में लगे उसे हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे इसका एग्जांपल है नोस्टॉक, सबसे बेस्ट एग्जांपल। कौन सा? नोस्टॉक। ये जो नोस्टॉक है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करते हैं? सिम्बायोसिस करते हैं। और भी होते हैं अनाबीना, अनाबेइना, 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 अनाबेइना। ये क्या करते हैं? ये भी दोनों ऑर्गेनिज्म है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मींस ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म, सॉल्यूबल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, जो कि एग्जाम्पल क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी का? नोस्टॉक अनाबेइना, जो कि क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट यूज कर ले फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये नहीं भूलना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स हो रहा है हमारे सॉइल में। कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आ गया समझ में? फिक्सेशन या फिक्सर, जो फिक्स करता है, और यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक ये सब फिक्स कर रहा है तो हम लोग इसे फिक्सर बोल देते हैं सबसे अच्छा। इस प्रोसेस को फिक्सेशन बोला जाता है और जो करता है उसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। कर दे साफ। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री तरीके से भी रह सकते हैं। इसे भी पढ़, एक बार इसे पढ़िए। नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया में भी वो फ्री तरीके से रह सकते हैं, फ्री तरीके से भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक। जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री तरीके से भी रह सकते हैं और दो के साथ जुड़े भी रह सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। जो फ्री लिविंग होते हैं उसका एग्जाम्पल पता है किसी को? एजोबैक्टर। एग्जाम्पल क्या है? अजोबैक्टर, अजोबैक्टर। और जो सिम्बायोटिक होते हैं उसका एग्जाम्पल मैं अभी तुरंत बताया था, क्या? राइजोबियम। ये राइजोबियम जो है वो जुड़ा होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट नहीं रहेगा तो ये राइजोबियम मर जाएगा, क्योंकि इसे फूड और शेल्टर की जरूरत है और ये शेल्टर और फूड सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट से गेन करता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दाल को नाइट्रोजन का डिमांड कंप्लीट करना है दाल वाले पेड़ को तो उसे राइजोबियम की जरूरत पड़ेगी। आ गया समझ में? तो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग, अजोबैक्टर, सिम्बायोटिक, राइजोबियम। राइजोबियम कहां पर एसोसिएटेड होते हैं? रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पी बीन्स एंड फॉर्म रूट नोड्यूल। जो अनाबेइना होते हैं वो फर्न अजोला से सिम्बायोटिक करते हैं। और भी जैसे सिम्बायोटिक का और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल एक और होता है अनाबेइना। अनाबेइना, ये जो अनाबेइना होता है ये फर्न अजोला से क्या करता है? सिम्बायोसिस करता है। फर्न अजोला एक छोटा सा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके हम लोग बोलते हैं फर्न। गूगल पर उसका आप लोग इमेज देख सकते हैं। तो अनाबेइना सिम्बायोसिस विथ क्या चीज के साथ करता है? फर्न अजोला। ठीक है। और फ्री भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग जैसे नोस्टॉक, या मे बी फ्री लिविंग, फ्री तरीके से रहेंगे उसे हम लोग बोलते हैं नोस्टॉक। क्या बोलते हैं? नोस्टॉक। इतना नोट डाउन कीजिए। आ रहा है सब समझ में? राइजोबियम कहां पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल पर। नोड्यूल क्यों बोलते हैं? नोड का मतलब होता है गांठ,
जैसे ये हैंकी में गांठ पड़ा हुआ है, सिमिलरली इसमें नोड्यूल होगा, गांठ बंधा होगा, और उस गांठ पर ही सिर्फ राइजोबियम रहता है मेनली, ठीक है। और नाइट्रोजन का अमाउंट अपना उसे फुलफिल करते रहता है। तो आ गया इतना समझ में, इतना पहले नोट डाउन कीजिए। कर लिए नोट डाउन। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या चीज में मदद कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिम्बायोसिस क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। क्या करते हैं, साफ। ये शायद 5th नंबर है पॉइंट, ई नंबर क्या है, क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्लींस आवर इन्वायरमेंट। जैसे कुछ भी हम फेंक दिए, जैसे वेजिटेबल पिल्स फेंक दिए, मान लीजिए क्या फेंके, वेजिटेबल पिल्स फेंक दिए, सब्जी का छिलका फेंक दिए, तो इसके ऊपर एक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। जैसे वेजिटेबल्स फेंक दिए, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा, सड़ गया। जैसे कोई जानवर मर गया तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा और खत्म हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा, जो गाड़ी वाले आते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटा को एक टंकी में कलेक्ट कर ले जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बर्बाद किया जाता है उस एक्सक्रेटा को, ताकि वो डिजीज ना फैला दे। तो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, सच एज जैसा कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो मटेरियल हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल मटेरियल, डिस्पोजल मटेरियल आ गया समझ में। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड डिस्पोजल मटेरियल का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे काऊ है वो डंग देती है, गाय गोबर देती है, तो उस डंग का हम लोग मैन्यूर बनाने में यूज करते हैं। जैसे काऊ डंग है वो मैन्यूर में कन्वर्ट होता है विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटा छोटा टॉपिक है, आसान है, सब आपको ये सब पता ही होगा। काऊ डंग मैन्यूर में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे और भी चीज होते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाए,
डिकम्पोज, डिकम्पोज, डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, उसे हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगता है और वो खत्म हो जाता है, जैसे वेजिटेबल पिल्स, वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आ गया समझ में? जिससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है, क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट क्या होता है, लिख दूं, ये भी आसान टॉपिक है। इन्वायरमेंट क्लीन, हमारा इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। जैसे कचरा कहीं पर लगा हुआ है, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स पील फेंक दिए, जो खाना बच गया उसे फेंक दिए, तो सभी के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगकर उसे सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। नहीं तो ये जो हमारा अर्थ है वो तो कचरा बन जाएगा, कचरा से भर जाएगा, लेकिन उसको भरने नहीं देता, कचरा बनने नहीं देता हमारे प्लेनेट को, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो हमारा दोस्त है या नहीं, दोस्त है। आ गया समझ में? इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। और भी क्या सब होते हैं, जैसे ये भी लिख दूं, वेजिटेबल पिल्स, एनिमल वेस्टेज, एनिमल एनिमल डेड बॉडी, सबसे अच्छा, एनिमल के डेड बॉडी पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं और उसे डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है। आ रहा है समझ में? अब इतना नोट डाउन कीजिए। अब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो टॉपिक को सभी लोगों को काफी ध्यान से पढ़नी है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है पॉइंट, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा चीज आपको बताऊंगा। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे वैक्सीन से मेरा बॉडी लड़ता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? जैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग अपने आप से भी डिकम्पोज करवाते हैं। जैसे कहीं पर एनिमल सड़ गया, प्लांट सड़ा हुआ है, एक्सक्रीटा है, तो सभी को हम लोग अपने आप से भी डिकम्पोज करवाते हैं विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विथ द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग इसे सड़वाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं, उसे बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स। जैसे ये जो है इसके आगे लिखिएगा, विथ द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स। जैसे देखिए प्लांट है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होंगे, एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन होंगे, और जो डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स होता है वो प्लांट और एनिमल के नाइट्रोजन को फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देता है। ये ऐसे माइक्रोब्स है। तो हम लोग ऐसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और भी डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जैसे फर्मेंटिव माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में जाकर देखिए, काफी डीप में मैं बताया था। विथ द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स, यहां पर जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, या फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, ऐसा माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन कर दे, वैसे माइक्रोब्स को। आ गया समझ में? मजा आ रहा है पढ़ने में? कैसे माइक्रोब्स? फर्मेंटिव माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन कर दे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। बकवास खत्म। यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मेनली आपको समझना है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? किसी को पता है? वैक्सीन हमारे बॉडी पर वर्क कैसे करता है और वैक्सीन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैक्सीन क्या होता है। जैसे किसी को हो गया पोलियो, हो गया टीबी, हो गया
ट्यूबरक्यूलोसिस, और भी बहुत सारे चीज होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया। तो वो सब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर देता है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वैक्सीन से। और जो वैक्सीन होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मेरे ऊपर अटैक करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कोरोना वायरस ही मेरे ऊपर अटैक करता है और उसका ट्रीटमेंट हम लोग कोरोना वायरस से ही करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है आपको? रुकिए मैं फिर से बताता हूं। जैसे मान लीजिए टीबी किसी को हो गया, तो जो टीबी हो गया, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जिस चीज से हुआ उसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं डीपीटी का, डीपीटी का वैक्सीन देते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस से बचाने के लिए। तो हम लोगों को क्या किया जाता है, डीपीटी का वैक्सीन दे दिया जाता है हमारे बॉडी में क्यों दिया जाता है? सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन से ही समझाता हूं। ए वैक्सीन इज ए एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड, ए वैक्सीन इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड या एटेन्युएटेड। वैक्सीन कोई भी चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में घुसता है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये बच्चे को जनरली समझ में नहीं आता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में इंटर करता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। जैसे कोरोना वायरस मेरे बॉडी में घुसा तो कोरोना वायरस को हम लोग मार देंगे, या एटेन्युएटेड कोरोना वायरस हमारे अंदर में डाला जाएगा। एटेन्युएटेड का मतलब होता है वीक। एटेन्युएटेड का मतलब क्या होता है? वीक। एटेन्युएटेड का मतलब होता है वीक। ए वैक्सीन इज एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड एंड एटेन्युएटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स डिजीज करते हैं उसी माइक्रोब्स का हम लोग मरा हुआ माइक्रोब्स का यूज करते हैं, या जो एटेन्युएटेड माइक्रोब्स है, वीक माइक्रोब्स है, वीक छोटे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है तो इसका वैक्सीन जो बनेगा वो कोरोना वायरस से ही बनेगा। इधर वो कोरोना वायरस मरा हुआ होगा या तो वो वीक होगा, मीन्स वो हमारे बॉडी पर बहुत कम इफेक्ट कर पाए। जैसे अभी सभी लोग के अंदर में जैसे कोरोना वायरस घुसता है आदमी की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो हमारे बॉडी में वो जो साइंटिस्ट है ये चाहते हैं कि ऐसा कोरोना वायरस डाला जाए जो ज्यादा इफेक्ट ना करे, जो ज्यादा हमारे बॉडी को इफेक्ट ना करे, मीन्स बर्बाद ना करे, ऐसा कोरोना वायरस डाले या मरा हुआ कोरोना वायरस डाले। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड एटेन्युएटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अनदर नेम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। which injects into a healthy person। वैक्सीन जो होता है वो हेल्दी पर्सन को दिया जाता है। वैक्सीन हेल्दी पर्सन को दिया जाता है। पहले आप लोग डेफिनेशन को समझिए, जो कि क्या करता है? प्रोवोक्स का मतलब होता है इंक्रीज इम्यूनिटी इन दी बॉडी, जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज कराता है। समझ में आया या नहीं आया? मुझे तो लगता नहीं आया, फिर से मैं बताता हूं। वैक्सीन एक्सट्रैक्ट होता है, निकाला गया होता है डेड, मरा हुआ या एटेन्युएटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज करने वाला माइक्रोब्स होता है उसी से निकाला जाता है। which इंजेक्ट इनटू ए हेल्दी पर्सन, वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी को इंक्रीज करा देता है। जैसे फिर से आप लोग समझिए, जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, सभी लोग पूरे वर्ल्ड उससे प्रभावित है। तो ये जो वैक्सीन साइंटिस्ट प्रिपेयर करेंगे वो कोरोना वायरस का ऐसा वैक्सीन, मींस कोरोना वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मरा हुआ पार्ट यूज करेंगे, या कैसा वीक कोरोना वायरस का यूज करेंगे जो हमारे बॉडी में
सीरियस, मतलब हमारे बॉडी को सीरियस ना कर दे। ऐसे कोरोना वायरस वैक्सीन, ऐसे कोरोना वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एकदम कम अमाउंट में, इनोक्यूलम अमाउंट में। कम अमाउंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनोक्यूलम अमाउंट। लिख देता हूं, इंजेक्ट इनटू ए हेल्दी पर्सन इनोक्यूलम इनोक्यूलम का मतलब होता है एक नॉर्मल अमाउंट में इंजेक्ट किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा, वायरस को ही इंजेक्ट किया जाएगा। अगर हमें वायरस से बचना है तो वायरस को ही इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी के पास भी सैनिक होता है। जैसे कोई भी आदमी किसी के घर पर अटैक किया तो उसके पास भी कुछ आदमी होता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे अदर कंट्री के लोग हमारे कंट्री पर अटैक करेंगे तो हमारा जो सैनिक है जो अटैक करने आएगा उसको मार देंगे। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी होता है। जैसे कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर किया, हमारे बॉडी में ऐसे चीज पाए जाते हैं, ऐसा सैनिक पाया जाता है जो उसे मार देगा, सीधा गला काट देता है उसका, माइक्रोब्स का। तो क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डाले जाएंगे इनोक्यूलम डोज में, मींस कम अमाउंट में डाले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या किसी भी हेल्प से डाला जाए, मेनली सिरिंज के हेल्प से ही डाला जाता है। तो जो हमारे बॉडी में डाला जाएगा तो उसके ऊपर भी हमारा सेल्स जो होता है, जो सैनिक है वो अटैक कर देगा। जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन मेरे अंदर डाला गया तो जो हमारे बॉडी का सैनिक है मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो जो कोरोना वायरस गया उसके ऊपर अटैक किया और उससे वो जीत जाएगा और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। मीन्स हमारे बॉडी को स्ट्रांग बना देगा, उससे लड़ने का क्षमता दे देगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन पड़ गया तो अगर बाद में अगर कोरोना वायरस थोड़ा मॉडिफाई होके बहुत स्ट्रांग वाला जैसे हमारे बॉडी में घुसेगा, हमारे बॉडी का जो सेल्स है उसको पता रहेगा जो ये वायरस पिछले बार आया था क्या चीज के फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में, जिससे हम जीत गए थे। ऐसे हम प्रहार किए थे इसके ऊपर, मीन्स इसको हम लोग गोली से मारे थे, बंदूक से मारे थे, तलवार से काटे थे और उससे हमको विकराल रूप से उसके ऊपर अटैक करना है। मीन्स बहुत हेवी तरीके से अटैक करना है और जीत जाना है। तो वैसे ही होगा कोरोना वायरस का इलाज। जैसे स्मॉल पॉक्स चला तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मेरे अंदर में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बॉडी का जो सेल है वो समझ गया कि हमारे बॉडी का जो सेल है वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जैसे हमारे अंदर गया, हमारे बॉडी को सेल को पता चल गया कि मेरे बॉडी में कुछ पैथोजेन इंटर कर गया। हमारा बॉडी का जो सैनिक है उसे सीधा कट करते चले जाएगा, सबको मारते चले जाएगा और एक सबक सीख लेगा जो इस टाइप का अगर कभी भी जिंदगी में माइक्रोब्स आया तो उसको हमको बर्बाद कर देना है, उसको कट डाउन कर देना है, उसे फिर जीने नहीं देना है। तो जिसके कारण हमारा बॉडी बच जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ए वैक्सीन इज एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड या वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच इंजेक्ट इनटू ए हेल्दी पर्सन इन इनोक्यूलम डोज, मींस ऐसा डोज जो कि बहुत कम अमाउंट में हो, जो कि हमारे बॉडी को प्रोवोक्स कर देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अब समझ में आया। अब आप लोग खुद से डेफिनेशन पढ़िए। अगर समझ में नहीं आया तो जहां से मैं वैक्सीन स्टार्ट किया था फिर से एक बार देखिए सभी लोग, क्योंकि ये बच्चे को जनरली समझ में नहीं आते हैं। मुझे तो ये 12th में समझ आया था, उससे पहले मुझे नहीं आया था। ओके, पढ़ लिए। बॉडी क्या करता है, ये याद करता है। बॉडी हमारा याद करके रखता है। आवर बॉडी लर्न करके रखता है, लर्न करके, रिमेंबर करके रखता है, रिमेंबर करके। आवर बॉडी रिमेंबर
हाउ टू ओवरकम मतलब अटैक दीज माइक्रोब्स। जैसे ये हमारे बॉडी में इंटर किया, ये जो वैक्सीन हमारे बॉडी में गया तो छोटे अमाउंट में माइक्रोब्स घुसा, हमारा बॉडी अटैक करके जीत गया और वो लेसन ले लिया, सीख गया। वैक्सीन एक टीचर के समान है जो कि हमारे बॉडी को सिखा जाता है। वैक्सीन क्या है? एक टीचर के समान है, टीचर के समान, जो हमारे बॉडी को बहुत सारा चीज सिखा कर चला जाता है, कैसे लड़ना है। और बॉडी याद करके रखता है हाउ टू ओवरकम दिस माइक्रोब्स। अगर ये माइक्रोब्स दोबारा इंटर किया तो उसे किस तरीके से लड़ना है वो हमारा बॉडी सीख जाता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। When disease causing microbes enter in our body, when disease causing microbes enter in our body, enters in our body, जब कोई भी डिजीज क्रिएट करने वाला माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करता है, when disease causing microbes enter in our body, then our body produce antibody, then our body produce antibodies। जैसे एंटीबॉडीज क्या होता है? सैनिक होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज सैनिक होता है। जैसे कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर किया, सैनिक को पता लगेगा और सैनिक अपना हथियार लेकर उसे मार देगा। और कई बार सैनिक युद्ध करने में नहीं जीत पाता, जिसके कारण हमारा डेड हो जाता है। सैनिक हार गया मतलब डेड होगा। तो when disease causing microbes enter in our body, then our body produces antibody। हमारा बॉडी सैनिक को भेज देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स। Then our body produces antibodies against the microbes to fight the disease। अगेंस्ट किसके विरोध में? अगेंस्ट दी माइक्रोब्स। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुसेंगे उसके विरुद्ध में, अगेंस्ट द माइक्रोब्स टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या होता है? जो बाहरी हमारे बॉडी में घुस गया, बाहरी माइक्रोब्स घुस गया, इन्वेडर, उससे हमारा बॉडी फाइट करके जीत जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है इसे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव, ये इम्यूनिटी एक्टिव है, ये इम्यूनिटी एक्टिव है, एक्टिव इम्यूनिटी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर इन आवर बॉडी, जब डिजीज करने वाला माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करता है, देन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। देन हमारा बॉडी सैनिक को भेजता है उस माइक्रोब्स को मारने के लिए, अगेंस्ट द माइक्रोब्स टू फाइट द इन्वेडर, जो बाहरी हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करता है, जिसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एंटीबॉडीज को, जो सैनिक जाता है मारने। ठीक है? टू फाइट द इन्वेडर, जो बाहरी है, जो अटैक करने आया, अटैकर है। क्या है? इन्वेडर का मतलब होता है, यहां पर लिख देता हूं, अटैकर, जो हमारे बॉडी को अटैक करने आया है, अटैकर। आ गया समझ में सभी को? बॉडी हमारा याद करके रखता है कैसे माइक्रोब से फिर दोबारा लड़ना है। और जो वैक्सीन होते हैं, सारे वैक्सीन एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। एक बार वो सबक सीख लेते हैं, दूसरे बार घुसा बस उसकी हत्या कर देनी है। वैक्सीन सबक सीख लेता है। वैक्सीन वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल, हमेशा एक ही सिद्धांत पर वर्क करता है। कहीं पर लिख देता हूं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, काफी मजेदार टॉपिक है। वैक्सीन वर्क्स ऑन दी सेम प्रिंसिपल। वैक्सीन जो है सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
वैक्सीन ऑलवेज वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, हमेशा ये सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बॉडी के अंदर जैसे घुसा वो हमारा बॉडी का जो सैनिक है वो सीख जाएगा, वो सबक ले लेगा कि अगर ये दोबारा घुसा तो इससे हमें कैसे फाइट करना है, और उसे वो मार देगा। अगर दोबारा घुसा तो मार देगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो वैक्सीन वर्क्स ऑन दी सेम प्रिंसिपल, सारे वैक्सीन एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। और जो वैक्सीन है वो कैसे वर्क करता है? जो वैक्सीन है हमेशा सही तरीके से ही क्यों काम करता है? क्योंकि हमारा बॉडी सबक ले लेता है। आवर, लिख देता हूं ये भी बात, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सेम इम्यूनिटी बूस्टर, हमारा बॉडी सेम सैनिक को भेजता है मारने के लिए। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एंटीबॉडीज को भेजता है। एंटीबॉडीज कौन है? सेम सैनिक को भेजता है कि तुम जाकर मार कर आओ। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एंटीबॉडी, सुटेबल एंटीबॉडी। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एंटीबॉडी को भेजता है। कौन भेजता है? इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यूनिटी को इंक्रीज कराता है। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम भेजता है। आ रहा है सभी को समझ में, या उड़ रहा है, ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है तो फिर से एक बार लेक्चर को देखिए, रिपीट कीजिए। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सेम एंटीबॉडी, कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे बॉडी का कौन सा चीज? इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। वो याद करके रखता है इम्यून सिस्टम, जो पिछले बार आया था तो हमको तंग करके चला गया था। जैसे बहुत सारा चीजों का वैक्सीन पड़ता है। वैक्सीन का आपको लिस्ट में एक लिखवा दूं। कोलेरा का क्या पड़ता है? कोलेरा वैक्सीन पड़ता है। ये सब तो आसान है, सभी को पता होगा। स्पेलिंग एरर हो रहा, CHOLERA। हाँ, कोलेरा का कौन सा वैक्सीन पड़ेगा? कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे? कोलेरा। इसे आप लोग सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिए। प्रोनाउंसिएशन में स्टाइल देने का जरूरत नहीं है, सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिए, नहीं तो आपका स्पेलिंग एरर हो जाएगा। जैसे मैं अभी कोलेरा पढ़ते जा रहा था तो जिसके कारण मैं स्पेलिंग एरर कर गया। तो आप लोग ध्यान से स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। कोलेरा क्या पढ़ेंगे? कोलेरा। ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या दिया जाता है? BCG वैक्सीन। ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या दिया जाता है? BCG। मैं लगता है कभी बोल दिया था, ट्यूबरक्यूलोसिस में DPT दिया जाता है। वो डिप्थेरिया, प्लेग, ये सब में दिया जाता है। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया था। ओके, तो ट्यूबरक्यूलोसिस में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG। फ्लो में कभी कभी निकल जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG। स्मॉल पॉक्स में कौन सा वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन स्मॉल पॉक्स में दिया जाता है। हेपेटाइटिस में HBV, हेपेटाइटिस HBV वैक्सीन। ठीक है, आ गया समझ में? ये सब वैक्सीन का नाम है। DPT दिया जाता है, डिप्थेरिया, प्लेग, और ट्यूबरक्यूलोसिस में भी शायद दिया जाता है। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। DPT के बारे में कभी नहीं पूछता है। ओके, यही मेनली 4 है, आसान के बारे में पढ़ना है आपको ओलंपियाड सिलेबस में। DPT शायद ट्यूबरक्यूलोसिस में भी दिया जाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भूल गया। ओके, इतना नोट डाउन कर लिए। जैसे स्मॉल पॉक्स को पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दिया, मीन्स पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने खत्म करवा दिया। जैसे और क्या चीज सबका वैक्सीन था? स्मॉल पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स। आज से लगभग 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या होता था, गांव में किसी एक आदमी को स्मॉल पॉक्स हुआ, उससे दूसरे को फैला, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था। आप लोग अपने दादाजी से पूछिएगा, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे, पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था। मीन्स एक आदमी को लोग अंतिम क्रिया करके आते थे, दूसरा आदमी रेडी रहता था जाने के लिए शमशान घाट। ऐसा स्थिति था बहुत पहले, 100-150 साल पहले, जैसे अभी कोरोना में है। आप लोग करेंटली अभी देख ही रहे हो, गांव का गांव तो नहीं खत्म हो रहा है इंडिया में अभी करेंटली, बट बहुत अमाउंट में लोग मारे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम स्मॉल पॉक्स चला था। एक लोग जा रहे हैं, एक लोग मरकर जा रहे हैं, दूसरा रेडी है, तीसरा रेडी है, पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाता था। जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया और उस कैंपेन में स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया, इरेडिकेट। कई लोग स्मॉल पॉक्स को माता के नाम से भी जाना जाते हैं माइथोलॉजी में, तो उस पर अभी हमको आपको ध्यान नहीं देना है। तो स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट कर गया, पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया स्मॉल पॉक्स विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कैसे बनता है पता चल गया आपको? कैसा लग रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है पढ़ने में? ये जो कैंपेन था पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया था। कैसा था? वर्ल्ड वाइड कैंपेन था, वर्ल्ड वाइड कैंपेन था, पूरे दुनिया में फैला हुआ था, पूरे दुनिया के लोगों को ठीक किया गया। इतना नोट डाउन कीजिए। फिर मैं थोड़ा सा पोलियो के बारे में कर लिए नोट डाउन। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट है, पूरे तरीके से खत्म है, पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला दिया गया, पूरे दुनिया से उसे निपटा दिया गया स्मॉल पॉक्स को। और भी जैसे चलाए गए हैं कैंपेन, जैसे साफ कर दूं ऊपर का, पूरा कर देता हूं। ये सब नोट कर लिए। चलिए मैं थोड़ा सा पोलियो के बारे में बताता हूं। पोलियो का जो वैक्सीन है, वैक्सीन अंडर 5 इयर्स चाइल्ड को दिया जाता है, अंडर 5 इयर्स चाइल्ड को दिया जाता है। पोलियो का वैक्सीन 5 साल से कम के बच्चे को दिया जाता है। पोलियो के लिए भी हमारे सरकार ने कंप्लीटली खत्म करने के लिए सोचा, और 5 साल के कम के बच्चे को एक दाई आती है और वो पोलियो का वैक्सीन देकर चले जाती है मुंह में डालकर। अप टू 5 इयर्स वैक्सीन अंडर 5 ईयर के एज तक दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिख दो यहां पर, पोलियो ड्रॉप। पोलियो का ड्रॉप पीना होता है। पोलियो वैक्सीन अंडर दी पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर ये लिया गया था। क्या चीज के अंदर लिया गया था? अंडर दी पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर में इस पोलियो ड्रॉप को सारे बच्चे को पिलाना है जिसका एज 5 साल से कम हो। एक क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग सा मैं फैक्ट बताता हूं। वो जो पोलियो पिलाने वाली होती है वो कैसे पहचानती है कि वो बच्चा 5 साल से कम का है? इसका एक सबसे बेस्ट ट्रिक है। जो बच्चे 5 साल से कम के होते हैं उसका आप हाथ को ऐसे करके और पीछे से कान पकड़ने को बोलोगे तो वो बच्चा कान नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो बच्चा 5 साल का कंप्लीट होता है तो वो पीछे से हाथ ऐसे करके अपना कान पकड़ लेता है। वैसे करके वो जो फीमेल पोलियो पिलाने वाली होती है वो पहचान लेती है ये बच्चा 5 साल से कम का है या ज्यादा का है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? मुझे लगता नहीं पता था। ओके, कैसा फैक्ट लगा? अच्छा था। डीपीटी का फुल फॉर्म ये होता है, रुकिए एक सेकेंड। डीपीटी डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस
डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्या होता है? हुपिंग कफ, जो खांसते रहता है, जिसको कफ हो जाता है, हुपिंग कफ, WHOOPING, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। और शायद ये टेटेनस होता है, टेटेनस, हाँ टेटेनस, ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं होता, उस टाइम मैं गलत बोल दिया था, याद आ गया। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस क्या होता है? हुपिंग कफ और टेटनस। इसका हम लोग इरेडिकेट करने के लिए एक वैक्सीन से 3 बीमारी खत्म हुआ। टेटनस, पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया, 3 बीमारी। आ गया समझ में? पोलियो ड्रॉप 5 साल से कम के बच्चे को पिलाया जाता है। एंटीबॉडी सेल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है हमेशा। ये भी मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, उस टाइम नहीं लिखा था। एंटीबॉडी सेल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी सेल हमेशा रहते हैं। आवर बॉडी, एंटीबॉडी सेल जो कि उस बीमारी से फाइट करेगा। कौन करेगा? एंटीबॉडी सेल। एंटीबॉडी सेल्स प्रेजेंट इन दी बॉडी। एंटीबॉडी सेल ये क्या करेगा? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी सेल क्या करता है? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। कौन करता है? एंटीबॉडी सेल, एंटीबॉडी सेल। आ गया समझ में? एंटीबॉडी सेल ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है सेम डिजीज से। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेम डिजीज। अगर सेम डिजीज होगा तो उसे प्रोटेक्ट कर देगा, बचा देगा। सेम डिजीज हुआ तो बचा देगा। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेम डिजीज, सेम डिजीज से बचा देगा, जो कि माइक्रोब्स से होगा। कॉजिंग, जो कि कौन करता है? माइक्रोब्स, कॉजिंग माइक्रोब्स। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कॉल्ड एज मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, इस प्रोसेस को बोला जाता है मोड ऑफ एक्शन। हमारा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला सेल है, एंटीबॉडी सेल, एंटीबॉडी सेल एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करता है। वो हमारे बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है और वो हमें सेम टाइप को डिजीज को होने से बचाता है। कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे होता है। माइक्रोब्स क्या होता है? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो समझ में आ गया होगा, जो कि क्या करता है? एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को प्रोवोक कर देता है, मींस इंक्रीज करा देता है। ये सेल क्या करता है? प्रोवोक्स का मतलब इंक्रीज, लिख देता हूं यहां पर, टू इंक्रीज, प्रोवोक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फिर से मैं यहां पर, अब आपका लेक्चर समाप्त हो गया, फिर से मैं एक बार रिकॉल फिर भी करा देता हूं। कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करके और हमें बीमारी क्रिएट कर देता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? मरा हुआ माइक्रोब्स या एटेनुएटेड माइक्रोब्स, एटेनुएटेड का मतलब वीक माइक्रोब्स, जो कमजोर माइक्रोब्स होगा उसको हमारे बॉडी में डाल देते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस मरा हुआ माइक्रोब्स या कोरोना वायरस का एकदम वीक माइक्रोब्स हमारे बॉडी में साइंटिस्ट डाल देंगे, बॉडी में वो डाल देंगे हमारे बॉडी में। और हमारा बॉडी का जो सैनिक है उस माइक्रोब्स को खटाखट पूरा को मार देगा। जितना भी कोरोना वायरस आएगा सबको मारते चले जाएगा और वो जीत जाएगा। और उसके बाद वो सबक ले लेगा, सीख लेगा कि अगर ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में फिर से इंटर किया तो इसका जवाब कैसे देना है। उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए किसी को वैक्सीन मिल गया कोरोना वायरस का। अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन आया लेकिन नहीं है, वो वैक्सीन पड़ गया किसी को कोरोना वायरस का। तो जैसे किसी को फिर से होगा कोरोना वायरस, तो हमारे बॉडी का जो सेल है उसको पता है किस तरीके से लड़ना है। वो सैनिक के पास वो हथियार पहले से रेडी रखेगा और सटासट सबको अटैक करके मार के और वो जीत जाएगा।
मीन्स इन्फेक्शन से बचा देगा। उसी तरीके से पोलियो से हम लोग बचे, डिप्थेरिया से बचे, पर्ट्यूसिस से बचे, हुपिंग कफ से बचे, टेटनस से बचे, रैबिज से बचे, मीन्स ऐसे कर करके बहुत सारे बीमारी से बचे। जैसे रैबिज में क्या दिया जाता है, यहां पर कहीं पर लिख देता हूं, रैबिज में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, एंटी रैबिज। एंटी का मतलब होता है विरोधी, कौन होता है, विरोधी, एंटी रैबिज। रैबिज हो गया तो एंटी रैबिज देना पड़ेगा, जो इसके एंटी हो, जो इसको हरा दे। रैबिज का भी वैक्सीन हमारे अंदर गया, मतलब जो साइंटिस्ट है वो हमारे अंदर मरा हुआ या वीक रैबिज को डालेंगे, जिससे हमारा बॉडी ओवरकम कर लेगा और वो सीख जाएगा कि किस तरीके से लड़ना है। अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पर करते हैं लेक्चर समाप्त, और कल से हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारा ठो है, मीन्स इनेमी है। तो चलिए, थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर।